कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में बेसिकली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा जो हम हिस्ट्री का सीरीज़ चला रहे हैं उसी का ये एक सीरीज़ है और इसमें हम मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 1 है और इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड ऑन 15 मार्च। गांधी इरविन साइन जो हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट जो साइन हुआ था वो किस साल में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1931 में 15 मार्च को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी वॉज एडॉप्टेड इन ए स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट कलकत्ता इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, सितंबर 1920 में रेजोल्यूशन नॉन कोऑपरेशन के लिए हुआ था महात्मा गांधी के लीडरशिप में। क्वेश्चन नंबर 3, द स्वराज पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4, इन वॉट सेशन डिड कांग्रेस डिक्लेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्णा स्वराज एट इट्स गोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, लाहौर सेशन, जो 1929 में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वहाँ के आईएनसी के उस वक्त प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे अनऑफिशियली सेलिब्रेटेड बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 26 जनवरी 1930। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और हमारा कंट्री जो है वो रिपब्लिक बन गया। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्वेंट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रामसे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 7, हु एमंग द फॉलोइंग डिडंट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने नहीं किया था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो पार्टिसिपेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1930 में सबसे पहला हुआ, 1931 में सेकेंड और 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर साइनिंग द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 10, इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है साबरमती आश्रम से और उसके बाद से सीशोर दांडी तक गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द लिस्ट विच लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो अगर हम बात करते हैं कि किनका किनके साथ एसोसिएशन है तो ये अगर समझना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर हम बात करते हैं कि थराइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 3 मरतबा लगातार वो सदर बनाए गए थे। इसी के साथ साथ एन्नी बेसेंट का अगर हम बात करेंगे तो उनका जो एसोसिएशन था वो होम रूल से था। गोपाल कृष्ण गोखले से अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के वो फाउंडर थे और सिरो औरबिंदो घोष जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट टर्न्ड स्पिरिचुअलिस्ट थे। तो ये याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी 3 मरतबा आईएनसी के सदर बनाए गए, एन्नी बेसेंट का एसोसिएशन होम रूल मूवमेंट से है और इसी के साथ श्री औरबिंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट टर्न्ड स्पिरिचुअलिस्ट है और गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1930। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बेसिकली जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उन्होंने बेसिकली जब लार्जर लेवल पे मूवमेंट जब पूरी तरीके से छोड़ दिए उन्होंने 1932 में, तो उसके बाद से वो कंस्ट्रक्टिव वर्क पे काम करना शुरू कर दिया और उसी की वजह से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है ऑल इंडिया हरिजन समाज को वो इस्टेब्लिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टू विच पर्सनालिटी गांधी जी गैव द टाइटल दीन बंधु। दीन बंधु टाइटल किनका है? तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो वह है C.F. एंड्रयूज़, उनको दीन बंधु कहा जाता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि बेसिकली एक और है देश बंधु भी, तो देश बंधु किनको कहा जाता है ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी सस्टेन ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 15, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भगत सिंह
लॉन्ग लाइव रिवोल्यूशनरीज, लॉन्ग लाइव रिवोल्यूशनरीज करके इस तरीके से उन्होंने नारा दिया था। ठीक है, तो ये इनकलाब जिंदाबाद नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया फॉर द इंडियंस वाज द पॉलिटिकल मैसेज ऑफ तेओ। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली विवेकानंद ने कहा था कि इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए है। यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, विवेकानंद ने नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि इंडिया इज़ फॉर इंडियंस। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द न्यूज़ पेपर ऑफ एनी बेसेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू इंडिया पेपर जो था उसको एनी बेसेंट क्या करती थी, पब्लिश करती थी। क्वेश्चन नंबर 18, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 19, हु सेड दैट द constant drain of the wealth from India was responsible for India's economic miseries। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी। बेसिकली दादा भाई नौरोजी ने एक फेमस किताब भी लिखी थी इसको लेकर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि किस तरीके से गरीबी यहाँ पे आती है, और उसी के साथ साथ उन्होंने ड्रेन वेल्थ थ्योरी को भी प्रोपाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 20, द होम रूल लीग वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1917 में इस्टेब्लिश किया गया था होम रूल मूवमेंट, और 1917 का जो पीरियड है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का है। क्वेश्चन नंबर 21, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज गिवन पावर्स बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है द एक्ट ऑफ 1858, और उसी के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पावर दिया गया था वो पावर को ट्रांसफ़र करके अब क्राउन को दे दिया जाता है। और 1858 के चार्टर एक्ट के बाद से ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो टाइटल था वो चेंज करके वायसराय कर दिया जाता है। और इस तरीके से लॉर्ड कैनिंग जो थे, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22, ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज नॉट द लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे बेसिकली वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नहीं थे। अदरवाइज़ लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, लोकमान्य तिलक, और एक और नाम याद रखिएगा बिपिन चंद्र पाल। तीन लोगों को बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि लाल बाल पाल किनको कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड, और उसी के साथ साथ एक और जो नाम है वो है हमारा लाला लाजपत, लोकमान्य तिलक हो गए, और अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय। ठीक है, और तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बिपिन चंद्र पाल, और तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 23, सत्याग्रह सभा वॉज फॉर्म्ड बाय गांधी जी एट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मुंबई में सत्याग्रह सभा के सबसे पहले बुनियाद रखी जाती है। गांधी कॉल्ड फॉर द ऑल इंडिया हड़ताल स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट ऑन 6 अप्रैल 1919। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो पास किया गया था वो 1919 में ही किया गया था, और रॉलेट एक्ट को ही हिंदुस्तान में ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, एट जलियांवाला बाग मीटिंग डैश ऑर्डर द ट्रूप्स और ओपन फायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है जनरल डायर ने ऑर्डर किया था ट्रूप्स को कि वो ओपन फायर करें। क्वेश्चन नंबर 26, द इंक्वायरी कमेटी ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज हेडेड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है हंटर कमीशन बनाया गया था, तो हंटर जो थे उसको लीड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 27, खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड मौलाना शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 28, खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है तरकी खिलाफत उस्मानिया, जो कहीं ना कहीं मेन सेंटर हुआ करता था मुस्लिम वर्ल्ड का। तो जब उसको ख़त्म कर दिया गया तो उसी को फिर दोबारा कहीं ना कहीं रिस्टोर करने के लिए ये खिलाफत मूवमेंट को चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 29, द स्पेशल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1920 एट कलकत्ता वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 30, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 से के साथ 2 के साथ ये करना है। देखिए सबसे पहला जो है खिलाफत मूवमेंट का जो एसोसिएशन है वह है तुर्की के साथ। ठीक है, मफला का जो है बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो मालाबार से इसका एसोसिएशन है। काशी विद्यापीठ का जो है वो एजुकेशन के साथ है, और उसी के साथ साथ एक और हम देखेंगे अकाली मूवमेंट का जो है वो किसे, पंजाब से एसोसिएशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया द वायसराय वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है लॉर्ड रीडिंग थे। जब वो साइमन कमीशन हिंदुस्तान में आगमन होता है तो लॉर्ड रीडिंग जो थे उस वक़्त हिंदुस्तान के
वायसराय थे। लॉर्ड इरविन थे, ये जो है ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। लॉर्ड इरविन जो थे उस वक्त जो है हिंदुस्तान के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 32, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द साइमन कमीशन वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7 है। और सब के सब क्या थे, वो ब्रिटिशर्स थे, इसलिए लोग हिंदुस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इसमें हिंदुस्तानियों को क्यों शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड एट लाहौर अंडर द प्रेसिडेंटशिप, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1929 में ये होता है जहाँ पे सबसे पहली मर्तबा पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लोग डिमांड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, डांडी मार्च स्टार्ट ऑन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है 12 मार्च और फिर जो है 6 अप्रैल को कंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, डांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो साबरमती आश्रम से। क्वेश्चन नंबर 36, आफ्टर द फेल्यूर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी लेड एम्फेसिस ऑन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे गांधी जी ने अब फोकस करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 37, विथ होम इज़ द स्लोगन डू और डाई एसोसिएटेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गांधी जी के साथ, तो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो महात्मा गांधी है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में लॉन्च किया गया था उसी में गांधी जी ने ये नारा दिया था कि हमारे पास अब 2 ही ऑप्शन है, या तो हम करें या फिर मरे, देश के लिए जान दे या फिर देश को हम बचा लें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब जो है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है हमारा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 37 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, द बारडोली सत्याग्रह वॉज लेड बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी ने बेसिकली जो है सत्याग्रह ने ही सरदार जी को सरदार बना दिया। और वल्लभ भाई बेसिकली बारडोली सत्याग्रह जो होता है वो 1928 में होता है और गुजरात से इसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 39, द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 40, द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवालिस इन बंगाल इज़ नोन एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ज़मींदारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट को ज़मींदारी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है और 1793 में सबसे पहली मरतबा इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, उसके बाद से एक और जो है रेतवारी सिस्टम है जो 1920 में किया जाता है जिसको मुंद्रो जी करते हैं। और फिर जो है लास्ट में अगर हम बात करते हैं कि वो 1933 में 1833 में महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है विलियम बेंटिक्ट के ज़रिए से। क्वेश्चन नंबर 41, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू अप्लाई द वेस्टर्न मेथड्स टू हिज एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 42, द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वेयर ही डाइड वाइल फाइटिंग द फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर इन 1799 वॉज, के कैपिटल जो टीपू सुल्तान के कहाँ थे जब वो एंग्लो मैसूर लड़ाई फोर्थ लड़ाई हो रही थी 1999 में जहाँ पे वो इंतकाल कर गए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी श्रीरंगापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 43, who of the following was for the first time designated as the Governor General of India, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है विलियम बेंटिक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, हर बिलास सरदा was instrumental in the passage of the famous Sarda Act 1930 which provided for, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी पेनलाइजेशन ऑफ द पार्टीज टू मैरिज इन विच द गर्ल वॉज बिलो 14 और द बॉय वॉज बिलो 18, यानी कि 14 साल से कम लड़की हो या 18 साल से कम का लड़का हो तो वैसे भी अगर जहाँ पे भी शादी होगी तो उसको पेनलाइज किया जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, द नवाब ऑफ अवध हु परमानेंटली ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम फैज़ाबाद टू लखनऊ वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आसफुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 46, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड लखनऊ वॉज लेड बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बेगम हज़रत महल एंड बखत खान भी थे, 2 लोग बेसिकली मिलकर लीड कर रहे थे लेकिन मेन जो थी वो बेगम हज़रत महल ही थी। क्वेश्चन नंबर 47, गोविंद दादू पंत पॉपुलरली नोन एज द नाना साहेब एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द एडोप्टेड देयर एंड सक्सेसर ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पेशवा बाजीराव सेकेंड के क्या थे, सक्सेसर भी थे और उनके एडोप्टेड सन भी थे। क्वेश्चन नंबर 48, ड्यूरिंग द फर्स्ट 100 years ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया पीपल्स रिजेंटमेंट एंड ऑपोजिशन टू द ब्रिटिश पॉलिसीज मेनली सरफेस इन द फॉर्म ऑफ, तो सबसे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी ऑप्शन डी यानी कि ट्राइबल एंड
पीजेंट अपराइजिंग के फॉर्म में लार्जर लेवल पे जो लीडर्स वगैरह थे उन लोगों ने उनके ख़िलाफ़ जाकर बोलना शुरू नहीं किया, बल्कि सबसे पहले ट्राइबल अपराइजिंग से जो पीजेंट वगैरह थे उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि लार्जर लेवल पर उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 49, द डेक्कन राइट्स ऑफ 1874-75 इन द महाराष्ट्र वर डायरेक्टेड अगेंस्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मनी लेंडर्स के खिलाफ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिबेलियंस डिड two tribal brothers Kanhu and Sidhu proclaimed the end of the company's rule in the region and to suppress the rebellion, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि संथाल रिबेलियन बिहार में जो 1855 और 56 में लड़ी जाती है, जिसमें दो भाइयों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उनमें से एक को हम सिद्धू और दूसरे को हम कान्हू के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। आप लगातार अपडेट रहिए और कहीं ना कहीं इससे आपका जो भी एंट्रेंस देंगे हिस्ट्री के लिए, खा वो BA लेवल पे हो या MA लेवल पे हो या और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उन तमाम के लिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और इसको आप अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू सो मच।